हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एलिजाबेथन एज है उसको हम गोल्डन एज क्यों कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर के टर्म्स में। तो देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मुगल काल में क्या है कि शाहजहाँ के टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे जो है मतलब युद्ध नहीं होता था, शांति का माहौल था और कला और संस्कृति को काफ़ी बढ़ावा मिला था। तो वैसे ही एलिजाबेथन एज में क्या था कि पीस एंड सिक्योरिटी थी। उसके बाद जो है क्वीन एलिजाबेथ जो है वो खुद जो है आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करती थी और उनके टाइम पे इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा को, कॉमेडी को, साथ ही साथ थिएटर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। पोएम्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। अलग अलग टाइप के जो है हम लोग को पोएम देखने को मिले, जैसे कि सोनेट हो गया। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी विट्स और जो शेक्सपियर हैं, इन लोग का जो है कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा और इस वजह से जो है एलिजाबेथन एज पीरियड को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के लिए गोल्डन एज कहते हैं। उसके पहले आपको बता देना चाहेंगे कि 14th सेंचुरी में इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, रिनायसा की, जिसमें कि पास्ट के ग्रीक और रोमन राइटर्स के वर्क में इंटरेस्ट लिया जाने लगा। साथ ही साथ नई चीज़ें शुरू हुई, जैसे कि अभी तक क्या था, मिडिल एज पीरियड तक क्या था, 14th सेंचुरी के पहले तक, कि जो चर्च है और जो रिलीजन है वही सर्वे सर्वा है। ह्यूमन पे कोई फोकस नहीं था और आप कोई भी चीज़ को सवाल नहीं कर सकते थे। साइंस जो है वो बैक सीट पे था। लेकिन जब रिनायसा चालू हुआ इटली में तो चीज़ों को सवाल किया जाने लगा कि ये क्यों है, कैसे है, और उसके साथ ही साथ फोकस जो है वो शिफ्ट होने लगा किसके तरफ, चर्च और रिलीजन से तरफ फोकस शिफ्ट होने लगा ह्यूमन की तरफ। और पहले जो था केवल कैथलिक्स का दबदबा था, अब प्रोटेस्टेंट आ गए जो कि चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे और चर्च के विरुद्ध भी काम करने लगे। तो ये सब बदलाव देखने को मिला। नई नई डिस्कवरीज हुई, अलग अलग जगहों की डिस्कवरी हुई। साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन भी हुआ, जिसकी वजह से किताबें छपनी आसान हो गई, पढ़ने लिखने का जो काम है वो काफ़ी बढ़ गया। तो ये सब का जो इम्पैक्ट है केवल इटली तक सीमित नहीं रहा, इसका इम्पैक्ट जो है पूरे यूरोप पे पड़ा और ब्रिटेन में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इन सब वजह से जो है जो एलिजाबेथ जब रानी बनी तो उनके टाइम पे नया नया काम हुआ, चाहे पोएम की बात हो, चाहे ड्रामा की बात हो, ये सब में जो है नई नई चीज़ें देखने को मिली। जैसे थॉमस वाइट जो है, उन्होंने इटली के पेट्रार्क से प्रभावित होकर ब्रिटिश सोनेट की शुरुआत की, जिसको जो शेक्सपियर ने और मॉडिफाई करके उसको पूरा फेमस कर दिया। जो सोनेट 18 हो गया वो शेक्सपियर का सबसे फेमस वर्क रहा। फिर अगर आप ड्रामा की बात करें तो कुछ राइटर, ड्रामाटिस्ट और पोएट थे जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, जिनको हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं, और ये शेक्सपियर से पहले आए थे। इन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो इसमें 6 लोग थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े थे, लेकिन थॉमस किड को भी साथ में मानते हैं। 6 लोग जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े थे उसमें कौन कौन थे? जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, उसके बाद जॉर्ज पीली और चार्ल्स मार्लो। तो इसमें जॉन लिली जो है ये इन्होंने कॉमेडी की शुरुआत की, मतलब ड्रामा में इन्होंने कॉमेडी को इंट्रोड्यूस कराया, और बाकी लोगों ने क्या किया, ट्रैजिक ड्रामा पे काम किया। अभी तक क्या था कि जो हीरो होता था उस पर कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन खासकर थॉमस किड, चार्ल्स मार्लो की स्टोरी में क्या होता था कि जो हीरो होता था उसमें कुछ अवगुण भी होता था, ट्रैजिक हीरो उसको बोलते हैं। तो इससे जो है शेक्सपियर बाद में जाके बहुत प्रभावित हुए और जो ब्रिटिश ड्रामा है उसमें मतलब एक नयापन आया, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला था। साथ ही साथ शेक्सपियर ने थिएटर की शुरुआत की। पहले क्या होता था कि ड्रामा का एक पार्ट कहीं और हुआ, दूसरा पार्ट कहीं और हुआ, लेकिन अब जो है ये बंद हो गया और पूरे अच्छे से ड्रामा चालू हो गया। तो इन सब वजह से जो है एलिजाबेथन एज काफ़ी फेमस रहा, और जो रिनायसा पीरियड है उसका इम्पैक्ट बस क्वीन एलिजाबेथ तक ही सीमित नहीं रहा, ये आगे जैकोबियन एज में भी पास ऑन हुआ। और इस पीरियड के ड्रामाटिस्ट, पोएट्स ने फ्यूचर के जो भी लेखक हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों
एलिजाबेथन एज को जो है इंग्लिश लिटरेचर के टाइम का गोल्डन एज कहते हैं। तो चलिए जम के मेहनत जो है कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि रेगुलर जो प्रैक्टिस है ना वही हम लोग को जो है सक्सेस दिलाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।